हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर पार्ट 2 मीडिया की भाषा प्रश्न एक मीडिया की भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वर्तमान युग में मीडिया एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट्स आदि जनसंचार के माध्यम हैं जो मीडिया शब्द में सम्मिलित हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रिंट मीडिया, दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जहाँ तक मीडिया की भाषा का प्रश्न है, वह मीडिया को दृश्य और श्रव्य माध्यमों में सरल और सहज होना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य जन की प्रकृति के निकट हो, व्यवहार में प्रयुक्त हो, सरल, सुबोध तथा स्वाभाविक हो, जिसे सभी वर्ग और आयु के लोग भली प्रकार समझ लें तथा जो संप्रेषणीय हो। श्रव्य माध्यमों से सुना गया शब्द पुनः नहीं लौटता, वह रेडियो से प्रसारित होने के बाद वायुमंडल में विलीन हो जाता है। यदि श्रोता का ध्यान कहीं और है तो उस शब्द का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता, वह शब्द उसके ऊपर से निकल जाता है। इसके विपरीत दृश्य श्रव्य माध्यमों में श्रव्य के साथ दृश्य का समन्वय होता है। चलते फिरते दृश्य उसके साथ होते हैं। चित्रों का प्रभाव सुनी गई बातों से अधिक होता है। ऐसे में दर्शक का ध्यान यदि कहीं और भी है तो भी दृश्य उसकी स्मृति में बस जाते हैं। मीडिया के दृश्य श्रव्य माध्यमों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो श्रोता और दर्शक के ध्यान को बरबस आकर्षित करे, क्योंकि भाषा का उद्देश्य भावों और विचारों को असंख्य श्रोताओं और दर्शक वर्ग तक पहुंचाना होता है। मीडिया की भाषा में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसे शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, बालाएं, महिलाएं, ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के लोग आसानी से देख, सुन और समझ सकें, क्योंकि सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता। मीडिया के दोनों ही माध्यम अपने आप में रोजगारोन्मुखी हैं। अपनी अपनी योग्यता, ज्ञान एवं विशेषज्ञता के अनुसार इसमें रोजगार के भरपूर अवसर हैं जिनका लाभ सरलता से उठाया जा सकता है और अपने भावी सपनों को साकार किया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 2, मीडिया की भाषा के प्रकार लिखिए। उत्तर, मीडिया की भाषा। मीडिया को परिभाषित करने का विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब किसी यांत्रिक प्रणाली के प्रयोग से संदेश को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और वह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक प्रेषित हो जाता है तो उसे मीडिया या जनसंचार नाम दिया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। जनसंचार के इन प्रकारों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं, एक प्रिंट मीडिया, दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। समझ रहे हो? एक प्रिंट मीडिया, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लघु पुस्तकें, बुकलेट्स आदि आ जाते हैं। मुद्रण प्रणाली के आविष्कार से पूर्व कृति को हाथ से लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती है उतनी ही बार उन्हें लिखना पड़ता था। इस कार्य में काफ़ी समय और श्रम लगता था। कागज के आविष्कार से पूर्व भारत में ग्रंथों को भोजपत्रों पर लिखा जाता था। मुद्रण ने प्रतियां बनाने की इस प्रक्रिया को पूर्णतः बदल दिया। शीशे से बने अक्षरों को जोड़कर और फरमे में बांधकर छपाई की मशीन में फिट कर अक्षरों पर गाढ़ी स्याही लगाकर मशीन द्वारा कागज पर दबाव दिया जाता था, जिसमें कागज पर अक्षर छप जाते थे। इसी प्रकार सैकड़ों प्रतियां कुछ ही घंटों में मुद्रित हो जाती थीं। यह मुद्रण की पुरानी विधि थी। अब इसमें बड़ा भारी परिवर्तन आ चुका है। ऑफसेट फोटो कंपोजिंग और लेजर प्रिंटिंग ने मुद्रण के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। मुद्रण के कारण समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। समाचार पत्र को प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाने लगा और हाकरों द्वारा पाठकों को पहुंचाया जाने लगा। परिवर्तन साधनों के उपयोग से समाचार पत्र दूसरे नगरों में पहुंचने लगा। इस प्रकार समाचार पत्र ने लोगों को सूचना देने के दायित्व को संभाल लिया। इसके साथ ही लोगों को विचारों को भी इसने मुखर करना आरंभ किया। समाचार पत्रों ने घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट न देकर उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों का भी विश्लेषण किया। इस प्रकार समाज में जागृति फैलाने का कार्य समाचार पत्रों ने किया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 2, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो, टीवी, सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, कैसेट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यह सभी माध्यम संदेश को पल भर में पूरे विश्व में पहुंचा देते हैं और दृश्य, श्रव्य, सचित्र आदि होने के कारण इनका प्रभाव भी अधिक होता है। प्रिंट मीडिया संदेश को वर्षों तक जीवित रख सकता है, परंतु इनका संदेश कुछ ही पलों का होता है। विशेषकर रेडियो का, टीवी का संदेशों, चित्रों का सहयोग लेकर चलता है, अतः वह कुछ समय तक स्मृति में रह सकता है। What?
दृश्य और श्रव्य माध्यमों का उद्देश्य असंख्य श्रोता और दर्शक वर्ग तक पहुंचाना होता है। इन लोगों में शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, बालाएं, महिलाएं, ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के लोग होते हैं। सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता। इन सभी की प्रकृति भिन्न होती है। दृश्य और श्रव्य माध्यम इन भिन्न प्रकृति के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मनुष्य उस वस्तु को अपने शरीर में पचा सकता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। अनुकूल होने पर वह शरीर में रोग या विकार उत्पन्न कर देती है। भाषा की भी इसी प्रकार की स्थिति है। वह भी पदार्थ की व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही होती है। जिस प्रकार समाज में सरल स्वभाव और स्पष्ट भाषा बोलने वाले को पसंद किया जाता है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता की ओर रहती है। यह भाषा कभी भी समास प्रधान नहीं होती, बल्कि व्यास प्रधान होती है। इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। लंबे वाक्य को 2-3 वाक्यों में बदलने का प्रयत्न किया जाता है। मानव अपने दैनिक व्यवहार में छोटे छोटे वाक्यों का और कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि सामने वाला उसकी बात को सरलता से सुन और समझ ले। वह उतने ही शब्दों का प्रयोग करता है जितने एक श्वास में बोले जा सकें। वह मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग प्रायः नहीं करता। न ही वह सामान्य व्यवहार से जटिल और दुरूह वाक्यों का प्रयोग करता है। एक वाक्य में एक ही बात कहने का प्रयास करता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों का संप्रेषण करता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की प्रकृति भी मानव प्रकृति से भिन्न नहीं है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों के लेखक मनुष्य ही हैं। वे मानव प्रकृति को ध्यान में रखकर उसके मनोविज्ञान का अध्ययन कर ऐसी भाषा का अपनी रचनाओं में या कार्यक्रमों में प्रयोग करते हैं जो सामान्य जन की भाषा के निकट होती है, व्यवहार में प्रयुक्त होती है, सरल तथा सुबोध होती है, सहज तथा स्वाभाविक होती है, जिसे सभी वर्ग और आयु के लोग समझ लेते हैं, तथा जो संप्रेषणीय होती है। श्रव्य माध्यमों से सुना गया शब्द पुनः नहीं लौटता। वह रेडियो से प्रसारित होने के बाद वायुमंडल में विलीन हो जाता है। यदि श्रोता का ध्यान कहीं और है तो उस शब्द का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता। वह शब्द उसके ऊपर से निकलता जाता है। इसके विपरीत दृश्य माध्यमों में श्रव्य के साथ दृश्य का समन्वय होता है। चलते फिरते दृश्य उसके साथ होते हैं। चित्रों का प्रभाव सुनी गई बात से कई गुना अधिक होता है। क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। ऐसे में दर्शक का ध्यान यदि कहीं और भी है तो भी दृश्य उसकी स्मृति में बस जाते हैं। श्रव्य और दृश्य माध्यमों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो श्रोता और दर्शक के ध्यान को बस आकर्षित करे। श्रव्य माध्यमों में शब्दों और दृश्य माध्यमों में चित्रों पर विशेष बल दिया जाता है। कार्यक्रम संपादकों का बल विशेष रूप से ऐसे शब्दों के प्रयोग की ओर अधिक होता है जो लोगों की समझ में तत्काल आ जाएं और कार्यक्रम का संदेश तत्क्षण संप्रेषित हो जाए। फिल्म, टेलीविजन, वीडियो आदि श्रव्य के साथ साथ दृश्य माध्यम भी हैं। चित्र या छायाकारी इन्हें और अधिक आकर्षक बनाते हैं। इन सभी माध्यमों का आधार भाषा होती है। भाषा के बिना ये सभी माध्यम गूंगे हैं। 1935 से पूर्व की फिल्में इसका उदाहरण है। आलम आरा के साथ फिल्में सवाक हुई, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी और भारत के जन जन पर प्रभाव डाला। इस प्रकार भाषा इन दृश्य माध्यमों का प्रमुख आधार है। इस भाषा की प्रकृति व्यास प्रधान, सरल, सरस, संक्षिप्त तथा बोलचाल की ओर झुकी हुई है। यही कारण है कि इन दृश्य माध्यमों ने जनजीवन को, जीवन शैली को अत्यधिक प्रभावित किया है कि और इनके दर्शकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रश्न 3, विज्ञापन लेखन पर सविस्तार प्रकाश डालिए। उत्तर, विज्ञापन की भाषा जनसंचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह साहित्यिक भाषा नहीं होती, अपितु सामान्य व्यवहार की भाषा होती है। विज्ञापन ने अपने लिए एक विशिष्ट भाषा को विकसित कर लिया है जो अपने लक्ष्य को पूर्ति के लिए अपने रूप को भी परिवर्तित कर लेती है। विज्ञापन का लक्ष्य उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है, अतः विज्ञापन में उपभोक्ता की आयु, लिंग भेद, योग्यता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर आदि को दृष्टिपथ में रखकर भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सबल और सशक्त माध्यम है। यह विज्ञापन दाता के संदेश को उपभोक्ता के पास लेकर जाती है। इस प्रक्रिया में भाषा 2 रूपों में प्रयुक्त होती है, संबोधक और संबोधित रूप में। संबोधक को इस बात को ध्यान में रखना होता है कि वह जिस उपभोक्ता वर्ग को संबोधित कर रहा है उसे इस भाषा की जानकारी है भी अथवा नहीं। भाषा का ज्ञान होने पर संदेश सरलता से संप्रेषित हो जाता है। विज्ञापन की उत्पादकता और खरीदार के
मध्य संप्रेषण सीधा नहीं होता, बल्कि विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से होता है। विज्ञापनकर्ता ऐसा संदेश संप्रेषित करता है जो उपभोक्ता तक लिखित, चित्रित या श्रव्य रूप में पहुंचता है। इस कार्य के लिए विज्ञापन संस्थान ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो सशक्त और सुझावपूर्ण हो तथा उसे प्रभावित कर सके। विज्ञापन की भाषा साहित्य, संवाद, नाटक आदि की भाषा से पूर्णतः भिन्न होती है। इस भाषा में सामान्य भाषा से विशिष्टता इसलिए होती है क्योंकि इसमें विचार का प्रचार प्रसार होता है। यह भाषा अपने संदेश को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए अभिधात्मक के स्थान पर व्यंजनात्मक हो जाती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। विज्ञापन भाषा का रूप। यह भाषा 3 रूपों में प्रयुक्त होती है: लिखित, वाचिक तथा मौखिक। लिखित रूप में इस भाषा का प्रयोग रूप लिखित होता है तथा माध्यम प्रेस होता है। विज्ञापन में लिखित भाषा साभिप्राय होती है। इसका उद्देश्य विज्ञापन को स्मरणीय, पठनीय, आकर्षक और क्रेता प्रेरक बनाना होता है। इसके लिए उचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन की भाषा का दूसरा रूप वाचिक या स्पोकन होता है। इस रूप को आकाशवाणी पर प्रचारित होने वाले विज्ञापनों में प्रयुक्त किया जाता है। इसे भाषा का श्रव्य रूप भी कह सकते हैं। इस रूप के अंतर्गत शब्दों की ध्वनि का आरोह अवरोह, पात्रानुकूलता, संगीतमयता आदि का समन्वय होता है जो विज्ञापन को कर्णप्रिय, मोहक और आकर्षक बनाते हैं। उपर्युक्त दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप विज्ञापन की भाषा का तीसरा रूप मौखिक है। इसमें दृश्य श्रव्य का समन्वय होता है। रेडियो पर विज्ञापन की भाषा केवल सुनाई देती है और समाचार पत्रों में दिखाई देती है। दूरदर्शन या वीडियो पर यह सुनाई दिखाई के साथ चित्रित रूप में आती है। विज्ञापन में चलचित्र होते हैं, अतः यहाँ पर लिखित और वाचिक 2 स्तर भी मिलते हैं। चित्र प्रस्तुत होता है, संवाद के प्रयोग से संदेश उच्चारित होता है तथा उसी क्रम में लिखित संदेश भी उभरता है। चलचित्रों में भी भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। ये शब्द आड़े तिरछे, छोटे बड़े कई रूपों में उभरते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? विज्ञापन की भाषा को सामान्यतः काव्य भाषा की कोटि में रखा जाता है क्योंकि इसमें विशिष्ट भाव और विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी भाषा की संरचना भी काव्य भाषा की भांति स्वच्छंदता लिए होती है। विज्ञापन की भाषा व्याकरण के नियमों से समान स्थिति में भी भाषा समरूपता नहीं होती। यह भाषा व्याकरण के समस्त नियमों से मुक्त और काव्य गुण दोषों से युक्त विशिष्ट भाषा होती है। इसमें नाटकीयता का गुण भी विद्यमान रहता है। भाषा की संरचना। विज्ञापन की विषय वस्तु के अनुरूप ही भाषा का निर्णय लिया जाता है। इसमें 3 आयामों विज्ञापन क्षेत्र, विज्ञापन प्रकार, विज्ञापन शैली को दृष्टिपथ में रखकर शब्दावली का चुनाव किया जाता है। क्षेत्र के अंतर्गत जन समुदाय, जन स्वास्थ्य, विज्ञान आदि को रखा जाता है। जैसा क्षेत्र होता है वैसा ही भाषा का आयाम हो जाता है। व्यापार क्षेत्र में भाषा का रूप होगा सोना, लुढ़का, चांदी, सुस्त, गेहूं में उछाल, चीनी, कड़वी आदि। विज्ञापन प्रकार के अंतर्गत समाचार, रेडियो, दूरदर्शन आदि आते हैं। समाचार पत्र के लिए विज्ञापन में लिखित रूप की विशेषताएं होंगी। दूरदर्शन के विज्ञापन में त्रिआयामी अर्थात वाचिक, लिखित के साथ दृश्यात्मकता होगी। अंतिम 2 रूपों में भाषा संवादित, अभिनय और भावघाटक होगी। शैली के अंतर्गत अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का प्रयोग किया जाता है। सीधी सपाट भाषा में अभिधा शैली होती है। बिजली बचत का अर्थ है बिजली उत्पादन जैसे प्रयोग में लक्षणा का प्रयोग होता है। तीसरा आयाम व्यंजना का है। यह मर्जी है आपकी, आखिर सिर है आपका, सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनिए। लिखित में शब्द की अर्थवत्ता को, वाचिक में भाषा के उतार चढ़ाव को तथा मिश्रित में व्यंजनार्थक आयाम को महत्व दिया जाता है। विज्ञान की भाषा की शैली अनौपचारिक होती है जो उपभोक्ता के आकर्षित करती है। बात तो सही है। विज्ञापन की भाषा में कभी साधारण, कभी मिश्र और कभी संयुक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कभी केवल उपवाक्यों, विशेषण परक वाक्यों का क्रिया विशेषण कारक वाक्यों से ही काम चला लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन की भाषा काव्य शैली जैसी ही होती है। इसमें यथासंभव तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है। यह कभी मुहावरेदार भी हो जाती है, कहीं तुलनात्मक हो जाती है तो कहीं सूत्रात्मक, कहीं यह संकर भाषा भी हो जाती है। प्रश्न 4, आकाशवाणी की उपयोगिता बताइए। उत्तर, मौखिक भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता को लिए होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण रेडियो है। इस पर मौखिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे विस्तृत रूप में अग्र प्रकार समझ सकते हैं।
रंगमंच, फिल्म और रेडियो के लिए लिखे गए नाटकों में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जो सुविधाएं रंगमंच और फिल्म के नाटकों को उपलब्ध हैं वे रेडियो नाटक के पास नहीं होती। रेडियो नाटकों में दृश्य तत्व नहीं होते, उन्हें काम के लिए लिखा जाता है। दृश्य तत्वों के अभाव को उसे श्रव्य साधनों से पूरा करना पड़ता है। अन्य साधन केवल 3 हैं: भाषा, संगीत और ध्वनि प्रभाव। इन तीनों का आधार ध्वनि है और यह अभिव्यक्ति का सशक्त और सबल साधन है। ध्वनि की अभिव्यंजना इस बात पर निर्भर करती है कि कोई ध्वनि कितने जोर और कितने अंतर से पैदा होती है, उसकी गति तथा लय कितनी और किस मात्रा में है। ध्वनि के ये गुण सभी अन्य कलाओं की सृजनात्मक साधन है। सामान्य जीवन में भी देखने में आता है कि ध्वनि परिवर्तन के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक ही शब्द के उच्चारण का ढंग बदल जाने से या शब्द की आवृत्ति से अनेक भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। यह बात संगीत और ध्वनि अभावों पर भी लागू होती है। यहाँ हम रेडियो की भाषा पर विचार करेंगे। हाँ, ये कर लो पहले। भाषा को रेडियो का प्राण कहा जाता है। नाटक या रूपक या अन्य किसी रेडियो कार्यक्रम का ढांचा इसी के आधार पर खड़ा होता है। रेडियो लेखक दृश्य तत्वों की पूर्ति शब्दों की सहायता से करता है। यहाँ पर शब्दों की लिखित रूप की अपेक्षा अन्य स्वरूप पर ही ध्यान दिया जाता है। लेखक को यहाँ पर इस बात को अपनी स्मृति में स्थायी रूप से रखना होता है कि शब्द अक्षरों का समूह कर ध्वनि है। बोलने पर शब्दों की जिस ध्वनि की हम तुलना करते हैं वही रेडियो लेखक का साधन है। भाषा का जन्म शब्दों की अन्य ध्वनियों से हुआ है। मुद्रण के आविष्कार के बाद शब्दों की लिखित रूप का प्रचलन और महत्व बढ़ गया है, परंतु रेडियो कार्यक्रम में इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। रेडियो के लिए लेखन का कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सुने गए शब्दों की शक्ति को पहचाने। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किन शब्दों और वाक्यों का प्रभाव श्रोता पर कैसा पड़ेगा। एक उदाहरण देखें। कहीं अजीब देश में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर फूल ही फूल हैं, जिन्हें हम गुलर, पाकड़, पीपल कहते हैं। उनमें भी फूल ही फूल हैं, चंपा के, गुलाब के, पारिजात के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी का परिवर्तित रूप देखें। कितना सुंदर देश है यह, फूलों का देश। भांति भांति के फूल, चारों ओर फूल ही फूल, चंपा के, गुलाब के, पारिजात के। दोनों उदाहरणों को यदि बोलकर पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसे सुगमता के साथ पढ़ा जा सकता है। प्रथम उदाहरण लिखित रूप में है और दूसरा अन्य या मौखिक रूप में। पहले में प्रवाह और गति नहीं है, जबकि दूसरे में ये दोनों विशेषताएं हैं। रेडियो नाटकों या कार्यक्रमों की भाषा की प्रकृति दूसरे उदाहरण जैसी होनी चाहिए। रेडियो में श्रोता एक शब्द को दोबारा सुन नहीं सकता। रेडियो पर बोलने वाला उसे इतना अवकाश नहीं देता कि श्रोता वाक्य या वाक्यांश का अर्थ पूर्णतः समझ ले। श्रोता को यहाँ वाचक पर निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा बात नहीं है। इस प्रकार रेडियो में भाषा की प्रकृति मौखिकता को लिए होती है। इसमें उन शब्दों और वाक्यों का अधिक मूल्य और महत्व होता है जिन्हें सरलता से बोला जा सकता है, ताकि श्रोता उन्हें सुनकर तत्काल अर्थ को ग्रहण कर सके। रेडियो के लिए कोई भी कार्यक्रम लिखने वाले के पास शब्दों का अच्छा भंडार होना चाहिए। उसे एक ही शब्द का बार बार प्रयोग न कर शब्द के पर्याय का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट है कि रेडियो पर मौखिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसकी प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता को लिए होती है।